जय हिंद। जैसा कि हम जो हमारा हर्यक वंश था उसको समझते हुए आ रहे थे और हर्यक वंश के दो राजा आज बचे हैं, इनको हम समझेंगे। उसके साथ शिशुनाग वंश और नंद वंश को भी समझेंगे। और ये किस टॉपिक के अंदर आता है? मगध का उत्कर्ष के टॉपिक के अंदर आता है। मगध का उत्कर्ष एक सब टॉपिक है और मगध का उत्कर्ष किस टॉपिक के अंदर आता है? महाजनपद युग के अंदर आपको पढ़ना होता है। हर्यक वंश को हम पहले समझ चुके थे, पहला राजा बिंबिसार और दूसरा राजा अजातशत्रु। अब तीसरा राजा है उदयन। उदयन कोई बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं था, फिर भी ये अजातशत्रु के एक लेवल नीचे का योग्य शासक था। हालांकि नागदशक से अच्छा था। ये नागदशक बहुत बेकार शासक था, ये शासक के योग्य ही नहीं था। पर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा है वो आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए नागदशक को भी जो राज्य संभालने का एक मौका था वो मिला था। हालांकि ये कुछ 5 साल के अंदर ही इसका जो सेनापति था शिशुनाग, वो नागदशक की हत्या कर दिया था और वो अपना नया वंश शिशुनाग वंश शुरू किया था। उदयन और नागदशक ये दोनों जो शासक हैं, इन दोनों के बारे में आपको कुछ खास समझना नहीं होता। उदयन से सिर्फ एक प्रश्न पूछता है कि इन्होंने राजधानी किसको बनाई? इन्होंने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। किसको बनाई राजधानी? पाटलिपुत्र को। अब नागदशक को समझिए। नागदशक का सेनापति शिशुनाग। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने की थी और अपना शिशुनाग वंश चलाया था। अब शिशुनाग वंश शुरू हो गया तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश समझिए। इसका प्रथम शासक हुआ शिशुनाग और इसकी राजधानी इसको वैशाली को नियुक्त किया। किस राजधानी को? शिशुनाग वंश की राजधानी को। अब इसका दूसरा शासक हुआ शिशुनाग वंश के अंदर कालाशोक। इसने द्वितीय बौद्ध समिति कराई। ठीक, कालाशोक ने क्या कराई? द्वितीय बौद्ध समिति कराई और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। जबकि इसके पिताजी जो शिशुनाग थे, उन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी और उसके पहले वैशाली ही, मतलब शिशुनाग ने ही किसको क्या किया था? वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम समझते हैं नंद वंश। वंश समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। आप चाहें तो इसे नंदीवर्मन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो इनको नंदीवर्धन कहा जाता है, कुछ जगहों पे इन्हें नंदीवर्मन कहा जाता है। चलिए, अब शिशुनाग वंश खत्म होता है। अब यहाँ आप समझेंगे नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न और बात जो हमको महापद्मनंद के बारे में सीखनी है वो है कि भारत देश के अंदर किसी राजा को कोई उपाधि मिला तो पहली उपाधि किसको मिली? महापद्मनंद को मिली। क्या मिली? सर्वक्षत्रांतक। क्यों मिली? क्योंकि जो महापद्मनंद था इसने समाज विस्तार के लिए अगल बगल के जो क्षत्रिय राजा थे उनको बहुत ज़्यादा तादाद में मारा और सबका सर्वनाश कर दिया। इसलिए इसे सर्वक्षत्रांतक कहा है, यानी कि सारे क्षत्रियों का विनाश कर देने वाला सर्वक्षत्रांतक। भारत के अंदर किस राजा को पहली उपाधि मिली थी? महापद्मनंद को। कौन सी उपाधि मिली थी? सर्वक्षत्रांतक। ठीक है। और एक और उपाधि मिली थी, दूसरी उपाधि, यानी कि एक राट। क्या मिली थी? एक राट। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे उनकी सेना में
जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, कभी किसी से डरते नहीं थे, हमेशा डट करके चीज़ों का सामना करते थे। इसलिए इनको दूसरी उपाधि मिली एकराट की, और पहली उपाधि थी सर्वशत्रांतक की। इन्होंने आक्रमण किया तो कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग में आक्रमण किया, कलिंग युद्ध किया। अब कलिंग युद्ध आपको सुनते ही याद आता होगा अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक का जो कलिंग का युद्ध था वो बहुत ज़्यादा बेकार था। छोटे बच्चों, महिलाओं, सबको मार दिया गया था कलिंग युद्ध के अंदर। हालांकि जब अशोक ने हमला किया था कलिंग में, तब कलिंग के अंदर हमला इसलिए नहीं किया गया था कि अपना भूभाग बढ़ाने के लिए। मतलब हमला कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको किसी राजा से दुश्मनी जैसा लग रहा है तो आप उसके ऊपर हमला कर देंगे और उसकी जितनी भी ज़मीन है वो ले लेंगे। या फिर शादी, अब वो शादी का तो अलग मैटर है, मतलब शादी कर लेते थे तो फिर दहेज में ज़मीन मिल जाती थी। तो समाज विस्तार करने के लिए आप कह सकते हैं कि उस समय के जो राजा थे वो कुछ भी कर सकते थे। युद्ध इतना बेकार करते थे कि मतलब भले ही सिकंदर सामने खड़ा हो पर आप वहाँ के पोरस बन के खड़े होते थे। ठीक है, तो कलिंग युद्ध को आक्रमण करके जो महापद्मनंद था वो जीत चुका था। अशोक ने क्यों कलिंग के अंदर आक्रमण किया? कलिंग एक ऐसी जगह है, आज का उड़ीसा उस समय का था कलिंग। अशोक को जानवर की हत्या करना एक अलग शब्द हो गया, उसको शिकार करना काफ़ी अच्छा लगता था अशोक को। तो कलिंग जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते थे, बहुत सारे विविध प्रकार के जानवर होते थे। इसलिए अशोक को कलिंग के अंदर जाके जो है कि चिड़ियाओं के ऊपर, विविध जानवरों के ऊपर हमला करना अच्छा लगता था, उनका शिकार करना अच्छा लगता था। तो इसी प्रकार नॉर्मली एक दिन गया अशोक अपनी पूरी सेना लेके शिकार करने के लिए। कहाँ गया? तो कलिंग में गया। और जैसे ही वो गया वहाँ पे, तो कलिंग के अंदर एक वन में उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखी और उस लड़की को देख के अशोक मोहित हो गया। अब अशोक ने कहा कि हम आपके सामने अपना दिल रखना चाहते हैं, हमको आपसे प्रेम हो गया है। और प्रेम के चक्कर के अंदर फिर अशोक पूरा एकदम फंसा ली वो लड़की अशोक को। पर उसके बाद जब अशोक बोला कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम मगध के राजा हैं, हमारा जो मौर्य साम्राज्य है उसके राजा हैं हम, सम्राट अशोक, छाती फाड़ करके बोला। तो लड़की बोली, जय यार, तुम तो बिहारी निकले। अब वो उड़िया थी, कलिंग की थी, और हमारे अशोक पड़ गए बिहार के। तो बोले हम बिहारियों से शादी नहीं करेंगे। अशोक बेचारा मायूस हो गया, पूछा ऐसा क्यों बात है, मैं तो आपको तहे दिल से चाहता हूँ। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि जो हमारा कलिंग है उसके कुछ अपने पर्सनल लॉ है, और उस पर्सनल लॉ के तहत वहाँ की जो लड़की है वो किसी अन्य स्टेट के लड़के से शादी नहीं कर सकती। अशोक को गुस्सा आ गया, तो अशोक गए पहले कलिंग के राजा के यहाँ। सोच रहे हैं, मौर्य साम्राज्य जानते हैं कितना बड़ा था? अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, नीचे कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। और कलिंग उनके बाहर का एरिया नहीं था, क्योंकि कलिंग को महापद्मनंद ने जीत लिया था, इसलिए मगध साम्राज्य के अंदर ही आता था कलिंग। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग के ऊपर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटाया तो पूरा मगध साम्राज्य बना बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया था। और उसके बेटे का बेटा, किसका बेटा? बिंदुसार का बेटा था अशोक, वो कलिंग के राजा के पास गया। मेन राजा तो एक था, जैसे आज के समय में कौन रहता है? पीएम रहता है। और उस समय कैसा होता था? आज हमारे यहाँ पीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, यानी कि देश चलाने वाला पीएम, राज्य संभालने वाला सीएम, और जिला संभालने वाला
डीएम। ठीक है, तो यदि आप किसी जिला के मालिक भी हो जाते हैं तो कम से कम एक ज़िले की जो पावर है वो आपके हाथ में होती है, और वाजिद अली शाह के बाद आप ही का नाम लिया जाता है। खैर, अब जिला पे मैं आपको कलिंग से जिला पे आ गया, वो सब अलग बात है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भी ग्राम पंचायत होती है, एक सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो जो लोकल गवर्नमेंट होती थी उस समय भी होती थी। तो कलिंग का जो लोकल किंग था उसके सामने मौर्य का सम्राट अशोक अपने घुटने टेक करके कहा कि इस लड़की को मेरे साथ ब्याह दो, भले ही मैं बिहार का हूँ, ये मुझे चाहती है, पर इसके जो पर्सनल लॉ है इसकी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर पा रही है। तो जो उनका लोकल किंग था उन्होंने बोला कि आप कह रहे हैं वो सही है, ये लड़की भी आपको चाह रही है, परंतु अब ऐसा है कि जो कानून है उसके सामने किसी की नहीं चलती। भले ही आप बहुत बड़े नेता हैं, मतलब आप सम्राट अशोक हैं, फिर भी कानून के सामने आपकी नहीं चलेगी। अशोक का दिमाग एकदम गुस्से में आ गया, 2.5 लाख फौज लेके आया कलिंग में। 3 घंटा के अंदर कलिंग साफ। और अब कलिंग का एक और नियम था कि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे, बूढ़े, औरत, जितने भी लोग हैं, नौजवान तो रहते ही रहते हैं, अगर उनका जो राज्य है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला किया तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो उस नेशन के, उस राज्य के जो पीपल है, उनको उस संकट के खिलाफ लड़ना होगा। अगर महाभारत से जोड़ के देखें तो भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर को एक सुरक्षित हाथों में नहीं देखेंगे तब तक वो चैन से मरेंगे नहीं, इच्छा मृत्यु थी उनके पास, और इसीलिए वो महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़े थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पांडवों की तरफ से होते। तो आपको समझ में आ गया कलिंग युद्ध किस लिए हुआ था। कलिंग युद्ध प्रेम मोहब्बत के चक्कर में हो गया था। आपको समझ में आ रहा है कब की बात है? सम्राट अशोक की। तब से फालतूगिरी चलते आ रही है, आज भी चल रही है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो महापद्मनंद था इसका पुत्र हुआ धनानंद। धनानंद जो नंद वंश था और जो मगध साम्राज्य था उसका अंतिम शासक हुआ। जो धनानंद था, ये अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारे अयोग्य शासक भी हुए, धनानंद उनमें से एक था, क्योंकि धनानंद अक्सर मदिरे की नशा में रहता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, उसको अपने साम्राज्य वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता था। चाणक्य की नीति है, अब ध्यान से सुनिएगा, चाणक्य की नीति है कि जो वाजिद अली शाह है, यानी कि जो जिसके पास पावर है, जो साम्राज्य चला रहा है, वो काफ़ी क्रूर होना चाहिए, वो शांति से बैठे रहने वाला नहीं होना चाहिए। वो कभी भी एकदम मतलब किसी से ना ज़्यादा बोलना, कम बोलना, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए उसमें। बहुत ज़्यादा मिलनसार भी नहीं होना चाहिए, एकदम कड़क होना चाहिए वो, ठीक है। तो उस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी शासक होना चाहिए, ऐसा चाणक्य का कहना था। और चाणक्य नीति काफ़ी सही होती है। चाणक्य नीति के ऊपर आज तक किसी ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। धनानंद एक दिन क्या हुआ, अब बात है 326 ईसा पूर्व की। वेस्ट का, मिडल एशिया का एक शासक था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। पूरी दुनिया को जीतने का जिसका सपना था वो था सिकंदर। ये सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत की ओर प्रस्थान किया। सिकंदर को हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश बुक में पढ़ेंगे तो सिकंदर की जगह वहाँ अलेक्जेंडर लिखा होगा, और जो सिकंदर जहाँ का था वहाँ पे उसका नाम अलेक्जेंडर ही था। अब ये सिकंदर नाम किसने दिया, ये हमको भी आज तक डाउट है। चलिए वो सब छोड़िए, नाम को क्या टेंशन लेते हैं आप। इनका भी नंदीवर्धन का नाम नंदीवर्मन भी और वर्धन भी है, तो
कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा इन लोग के बारे में, क्योंकि अब हिस्ट्री को आपने सामने से तो देखा नहीं है कि आप एकदम स्पष्ट बातें बता पाएंगे। जो पुराणों में लिखा है हो सकता है कुछ कुछ बातें छूट भी गई हो उसके अंदर, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इतिहास में जो आप समझा रहे हैं एकदम सेम टू सेम वैसा ही हुआ होगा। हाँ, 19-20 हो सकता है, पर वो फिर 15-20 नहीं जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा कोई बेकार नहीं पढ़ा रहा। कोई चीज़ की एग्जिस्ट होने की चीज़ आपको कई जगहों से मिलती है। हिस्ट्री को कोई ऐसे ही नहीं मान लेता कि मतलब अगर मान लीजिए मैंने बताया कि मैं जो हूँ, मैं स्वयं कृष्ण का अवतार हूँ। आपको देख के लग रहा है मैं कृष्ण का अवतार हूँ? मुझे तो देख के रावण का अवतार भी नहीं लगता, मैं उससे भी दरिद्र दिखता हूँ। तो किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति की बात को आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उसके अंदर भी बहुत सारी अब हिस्ट्री है तो उसके अंदर कुछ स्टेजेस बनाए हैं कि जो आप हिस्ट्री को बता रहे हैं उसके अंदर ये सारे प्रूफ होने चाहिए तो ही हम हिस्ट्री को मानेंगे। 326 ईसा पूर्व की बात है, सिकंदर भारत की तरफ आ रहा था और पाकिस्तान का एरिया था। उस समय तो भारत अखंड भारत हुआ करता था। तो पाक के एरिया के अंदर एक महाजनपद था जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला महाविद्यालय थी, जबकि वहाँ का जो महाजनपद था वो था गांधार। तो गांधार का राजा था आम्भी। क्या नाम था उसका? आम्भी था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य। अभी मैंने जिनका चाणक्य नीति आपको जो समझाई, तक्षशिला के राजा थे चाणक्य। अब चाणक्य जो है गांधार के अंदर जो राजा थे आम्भी को देखते हैं। आम्भी सबसे बेकार शासक था, अयोग्य शासक। हो सकता है ये भाग आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अच्छे से। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर इन पाक के एरिया में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था। एक नदी बहती है व्यास, और उसके उस पार पाक है और व्यास के ईस्ट साइड में है भारत। ठीक। तो जब सिकंदर एंट्री मार रहा था तो चाणक्य गए मगध के राजा, किसके पास? धनानंद के पास। धनानंद जो है कि मदिरा पी करके ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, और जब चाणक्य को देखे तो बोले कि ये कौन पंडित है, लंबा छुट्टी बना के आया है, हटाओ इसको, परेशान कर रहा है, अच्छा नाच गाना हो रहा है। चाणक्य को गुस्सा आ गया, और चाणक्य देखिए अब ब्राह्मण थे, एक प्रोफेसर थे, चोटी बांधा करते थे। तो जो धनानंद था उनकी चोटी पकड़वा के उनको खींचा तो चोटी खुल गई, और उसी को पकड़ते हुए खींचते हुए अपने दरबार के बाहर जाके फेंक दिया। कौन? जो धनानंद थे उसके सैनिक। चाणक्य को बहुत गुस्सा आया, उनका ईगो हर्ट हो गया। इतने बड़े जो नीतिवाद थे, इतने बड़े जो प्रोफेसर थे, उनको इस प्रकार धक्के मार के बाहर निकाल दिया अपने दरबार के। तो चाणक्य ने वहीं पर उसी समय उसी वक्त एक शपथ ली, और वो शपथ ऐसी थी कि उन्होंने धनानंद को कहा कि ये धनानंद, तुमने आज मेरी शिखा खोली है, जब तक तुमको इस पृथ्वी से उजाड़ नहीं देता अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इन्होंने कोई हवा में नहीं कहा था, जब तक जो हमारा धनानंद था ये मरा नहीं तब तक इन्होंने शिखा नहीं बांधी। अब चाणक्य का एक शिष्य था चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त ने ही जो सेल्यूकस निकेटर, अथवा आप कह सकते हैं कि जो सिकंदर था, उसकी फौज को वापस भेजने के लिए जो
व्यवस्था की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इस वीडियो का ये टॉपिक तो नहीं था कि चाणक्य की मैं आपको नीति समझाऊं और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कैसे किया ये सब इस वीडियो का मूल उद्देश्य नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा मगध का उत्कर्ष टॉपिक था ये ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म भी हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारा नंद वंश था उसका अंतिम शासक कौन हुआ? तो धनानंद हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।